सो यस वी आर लाइव। आज के क्लास में हम एसएससी आईएमडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। 23 नवंबर 2017 शिफ्ट 1 के सवाल है, एप्टीट्यूड सेक्शन है। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 3555 एंड 2565? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 15 या फिर ऑप्शन डी 45। बहुत ही आसान सवाल है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको बताना है इन दो नंबर के बीच में। एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्चुअल क्लास में मैंने सिखाया था एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो लेवल 1 वाला सवाल है, बहुत ही आसान। सो यस द आंसर इज 45। 45 बिल्कुल ठीक। क्यों? सबसे पहले सर जी ये 5 से कट रहा है, तो काटो फिर 5 से। देखो ध्यान से, दो नंबर थे 3, 5, 5, 5 और हमारे पास नंबर था 2, 5, 6, 5। ठीक ठीक। चलो तो सबसे पहले 5 से कट रहा है। 5 7 जार 35, 5 1 जार 1 जार, उसके बाद 5 5 जार 25, फिर 1 जार 15, 15 बच गया तो 3 से कट जाएगा। अब सर 8 9 ऐड करने पर सर 6 7 8 9, तो सर एडिशन करने पर 9 आ रहा है, 3 से कट रहा है। सो 3 से काटो फिर 3 2 जार 6, फिर बाद में 11 बचा। सो 3 3 जार 9 और 2 बचा, सो 2 और 1 21, सो 7 से ये जा रहा है। फिर हमारे पास है 3 1 जार 3, फिर 7, फिर 1। अब सर ये अगेन 3 से जा रहा है 79 एंड 57। ठीक। तो यहाँ पर इसके अलावा और भी कोई कॉमननेस नहीं होने वाला है, क्योंकि 79 और 57 के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो फाइनली हमारे पास जो कॉमन प्लेयर्स है वो हमारे सामने। HCF इज 5 into 3 into 3, the answer is 45। सो इसलिए यहाँ पर सही आंसर था दिल्ली। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आसान सवाल, टाइम एंड वर्क, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल। आपका समय शुरू होता है अब। A can do a work in 20 days and B in 5 days. If they work on it together for 3 days, then what fraction of work is left? ये पूछने का ढंग थोड़ा अलग है। ए की काम करने की क्षमता दे रखी है, बी की काम करने की क्षमता दे रखी है। जब साथ में काम कर रहे हैं और वो भी 3 दिन काम कर रहे हैं, तो कुछ तो काम उन्होंने किया होगा, वो नहीं पूछ रहे हैं। जो काम बच गया है वो पूछा जा रहा है। सो व्हाट इज द आंसर? सो यस द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली क्यों ठीक है? दिल्ली इसलिए ठीक है क्योंकि सबसे पहले सर यहाँ पर ए की जो काम करने की क्षमता है दैट इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑफ वर्क खत्म कर देता है 20 दिनों में। ठीक है, मैं ऐसा लिख देता हूँ प्रॉपर, दैट 1 यूनिट ऑफ वर्क इज डन इन 20 डेज। वही अगर मैं प्लेयर बी के काम करने की क्षमता के बारे में बात करूँ तो 1 यूनिट ऑफ वर्क खत्म कर जाता है 5 दिनों के अंदर। तो जब ये साथ में काम कर रहे हैं ए प्लस बी, तो यहाँ पर 1/20 प्लस 1/5, यानी ये बन जाएगा क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 5 + 20 = 25 डिवाइड बाई 20 × 5 जो हो जाता है 100। तो यहाँ पर 1/4 ये इनकी साथ में मिल करके काम करने की क्षमता है। अब कितने दिन काम कर रहे हैं सर? ये दोनों साथ में मिल करके 3 दिन काम कर रहे हैं। अच्छा, तो कितना काम खत्म किया सर? यूनिट्स देख लो, डेज एंड वर्क पर डे मल्टीप्लाई कर लो। सो 3 days इंटू 1/4 वर्क पर डे। अगर ध्यान से देखें तो डेज कैंसिल हो रहा है। यस, क्या बच रहा है? 3/4 वर्क। बट ये काम कर रहे हैं, या फिर आप कह सकते हो कि इन्होंने ये काम कर दिया है इतना। बट वो पूछ रहे थे कितना काम बचा है। 1 यूनिट ऑफ वर्क करना चाहिए था, तुमने इतना ही किया। देयरफॉर रिमेनिंग वर्क इज इक्वल टू W माइनस इन्होंने जो काम किया है 3/4 यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पर W, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ 4 - 3 विच इज़ 1 डिवाइड बाई 4 वर्क बच गया है। सो 1/4 वर्क बच गया है। दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ज्योमेट्री से आ रहा है। चेक इट आउट। लेवल ऑफ द क्वेश्चंस आर इजी टू मॉडरेट। कुछ ही सवाल ऐसे हैं जो वाकई में कठिन है, बाकी तो मेजॉरिटी इजी टू मॉडरेट आपको मिल जाएंगे। चलिए, व्हाट इज द सर्कमफरेंस इन सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 1386 स्क्वायर सेंटीमीटर? A B C या D?
सर यहाँ पर सरकमफरेंस पूछ रहे सर्कल का, हमको पता है दैट इज 2 पाई आर, बट आर नहीं दिया है, आर की जगह कुछ इक्वेशन दिया है। एरिया ऑफ द सर्कल इज 1386। इसकी मदद से रेडियस निकालो, रेडियस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द आंसर? यस, द आंसर इज 2 into 22 by 7 into 21। सो द आंसर इज दिल्ली। दिल्ली बिल्कुल ठीक। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले हम कहेंगे ये कि एरिया ऑफ सर्कल दिया गया था दैट इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 डिवाइड बाई पाई। पाई होता है 22/7, तो 7 ऊपर को चला जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा, ये 1 जार, ये 63 जार। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 63 को एज 9 इंटू 7। ठीक है, सो 9 इंटू 7 इंटू एक 7 यहाँ पर भी बचा है, तो कंप्लीटली हम देख सकते हैं सर जी ये है 3 स्क्वायर, ये है 7 स्क्वायर, सो रूट निकाल दो दोनों साइड पर, सो 3 इंटू 7 बच जाएगा, ये आपका 21 रेडियस हो गया। ठीक है, रेडियस मिलने के बाद सरकमफरेंस आराम से निकाला जा सकता है, क्योंकि सरकमफरेंस is equal to 2 pi r 2 into 22/7 इंटू रेडियस है आपका 21। सो 7 1 जार 7 3 जार, कैलकुलेशन करने के बाद 132 सेंटीमीटर आंसर बन जाता है, इसलिए दिल्ली बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा सवाल है, आपका समय शुरू होता है अब। क्वेश्चन नंबर 4, इफ अ रिटेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 50% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ हिज गुड एंड दस एंड्स अप सेलिंग इट एट द कॉस्ट प्राइस, व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप? क्या था परसेंटेज मार्कअप? जब 50% का डिस्काउंट दिया गया है ऑन द मार्क्ड प्राइस, और ऐसा करने पर जो सेलिंग प्राइस आई है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर ही आई है, यानी मुनाफा नहीं बनाया कुछ भी तुमने। सो व्हाट वाज द परसेंटेज मार्कअप? अब ये परसेंटेज मार्कअप निकालने के लिए परसेंटेज चेंज की कहानी है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। अच्छा जी, सो व्हाट इज द आंसर? सर द आंसर इज ए 100% मार्कअप प्राइस, क्योंकि अगर आप चेक करो तो फिर कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के बीच में 100% का फासला था। चेक इट आउट। सबसे पहले गिवन डेटा परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू 50%। नेक्स्ट सेलिंग प्राइस होता है मार्क प्राइस इनटू, क्योंकि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट मिलता है इसलिए कम कर दो 1 माइनस, कितना डिस्काउंट मिलता है वो डिस्काउंट परसेंटेज दिया गया है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 50/100। ठीक है, 50% डिस्काउंट मिला था, तो ये कैलकुलेशन हमें कहना चाहते हैं दिस इज हाफ, सो हाफ इंटू MP इज MP/2। तो ये संबंध हमको मिल रहा है। ऊपर से कह रहे हैं कि ये सब करने के बाद आपको कुछ मुनाफा नहीं हुआ क्योंकि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस बराबर बराबर, ऐसा उनका कहना था स्टेटमेंट में। मैंने कहा ठीक है, ये सब एनालाइज करने के बाद फाइनली मैं ये कंक्लूड करना चाहता हूँ। सो व्हाट इज़ द कंक्लूजन? हम ये कंक्लूड करना चाहते हैं कि अगर हम यहाँ पर तीनों प्लेयर रख दे, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, तो अगर मान लेते हैं मार्क प्राइस एज 100, लेट मार्क प्राइस इज 100, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? सर सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100/2 यानी 50। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर, तो ये भी 50। तो पूछ रहे थे आप परसेंटेज मार्कअप कैसे निकालोगे? MP माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज मार्कअप इज इक्वल टू 100 माइनस 50 डिवाइड बाय 50 इंटू 100। तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 50-50 कैंसिल, 100% आपका मार्कअप परसेंटेज है। सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही बढ़िया सवाल, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर, चेक इट आउट। इसमें 1 मिनट तो पूरा मैं आपको दूंगा। Question number 5, in an MBA selection process, the ratio of selected to unselected was 13:3. If 40 less had applied and 20 less has selected, the ratio of selected to unselected would have been 5:1. How many candidates have applied for the process? मान लो X, टोटल X लोग थे, उसमें से कुछ सिलेक्ट होंगे, कुछ नॉट सिलेक्ट होंगे, राइट? तो सिलेक्टेड बाय अनसिलेक्टेड का रेशियो दिया गया है
टोटल आपने x माना है, रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल का कॉन्सेप्ट चल रहा है। यस, तो वहाँ से कुछ गणित निकालो, एक बार वहाँ से आपको कैलकुलेशंस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो अगले कैलकुलेशन पर सीधा आंसर रेडी है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। सो यस, वी आर डन एंड डस्टेड। द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली क्यों सही है? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि जो ओरिजिनली एप्लीकेंट्स है, टोटल अप्लाइड, टोटल एप्लीकेशन इज इक्वल टू लेटर से x। फिर उन्होंने कहा है सिलेक्टेड बाय अनसिलेक्टेड, s हमारा सिलेक्टेड, u हमारा अनसिलेक्टेड, तो वो रेशो है 13/3। सो अगर हम यूज़ करें रेशो एज अ पार्ट ऑफ टोटल वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर s हो जाता है, s के सामने वाला प्लेयर 13 डिवाइड बाई टोटल, यानी 13 + 3 यहाँ पर 16 हो जाता है, इनटू टोटल अप्लाइड जो था वेरिएबल x। ठीक है, तो यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कितने हो गए? 13x/16। वही अगर मुझे अनसिलेक्टेड कैंडिडेट्स निकालने हो तो टोटल में से सिलेक्टेड माइनस कर दो। सो x माइनस 13x/16, तो यहाँ पर उत्तर आ रहा है कितना? सर ये उत्तर आ रहा है 3/16x। चलो, तो ये सिलेक्टेड अनसिलेक्टेड का काउंट हमको मिल गया। अब यहाँ पर स्टोरी में थोड़ा सा चेंज हो रहा है कि अगर अप्लाई कम करते, 40 बच्चे कम अप्लाई करते तो 20 बच्चे कम सिलेक्ट होते। ठीक है, और नया रेशो 5:1 के बराबर बना होता। मैंने कहा चलो ठीक है, तो इनके हिसाब से अब जो न्यू सिनेरियो हो रहा है, न्यू सिनेरियो जो क्रिएट हो रहा है, उसमें जो अप्लाइड है कम कर रहे हैं। जैसे पहले x करते थे, अब 40 कम हो गए, तो सिलेक्टेड में भी कम हो जाएंगे। पहले कितने सिलेक्टेड थे? 13x/16, अब उसमें से 20 कम हो गए, तो -20 कर दो। ठीक है, तो अनसिलेक्टेड कितने होंगे फिर? सर अगर आपको अनसिलेक्टेड निकालना है ना, तो वो होता है अप्लाइड माइनस सिलेक्टेड, यानी हम कह सकते हैं अप्लाइड x-40 थे और सिलेक्टेड हमारे 13x/16 थे। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए, अब इन्होंने कहा है जो नया रेशो है सिलेक्टेड इज टू अनसिलेक्टेड का, चेक इट आउट, अगर मैं s' और u' मानूँ, नया रेशो वो 5:1 के बराबर है। तो सिलेक्टेड वाला अब हमको पता है, सिलेक्टेड वाला कितना है गणित? 13x/16 -20। अनसिलेक्टेड का गणित ये रहा, तो बस इन दोनों का रेशो कर लो, आंसर आ जाएगा। चलो, कट पेस्ट का हमारा बिजनेस, इसको भी यहाँ पर कॉपी कर लो, दूसरे वाले को भी यहाँ पर कॉपी कर लो, एक दूसरे से डिवाइड कर लो और फिर बाद में सॉल्व कर लो। x का आंसर आ जाएगा वही आपका एप्लीकेंट का रेशो है, चेक इट आउट, दिस इज इक्वल टू 5/1। क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टू गेट द आंसर, अगर आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर प्राप्त होगा 13x/16 -20, दैट इज इक्वल टू, ये सारे प्लेयर 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सो 5x - 40 × 5 इज 200, माइनस ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, सो 5 × 13x डिवाइड बाई 16, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये 20 इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो 100 बन जाएगा। चलिए, तो ये वाला जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन नेसेसरी है फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब मेरा दिमाग कह रहा था कि यार -200 + 100 -100 है, और ये जब जाएगा इधर तो +20 हो जाएगा। ठीक है, सो -100 + 20 इज़ -80। चलो, राइट हैंड साइड की कहानी मिल गई, -80, और x वाले प्लेयर सारे के सारे लेफ्ट हैंड साइड में भेज देना, तो आपको दिखाई पड़ेगा 13x डिवाइड बाई 16 प्लस 5 × 13x डिवाइड बाई 16 माइनस 5x, दैट इज इक्वल टू, वो सारे कॉन्स्टेंट्स बन गए थे -80। अब एक काम करो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो थ्रू आउट, देयरफॉर आपको जो यहाँ पर प्राप्त हो रहा होगा दैट इज 13x + 16 से मल्टीप्लाई किया है। अच्छा, तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर आप देख सकते थे ये ऑलरेडी 5 + 1 6 6 × 13 और 16 से मल्टीप्लाई किया तो सारा गायब, और यहाँ पर अगर आप 16 से मल्टीप्लाई कर लेते हो, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आ रहा है? सर अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर ले, 16 × 5 यहाँ पर हो जाएगा, और ये भी x है,
ठीक है, तो x को भूलना मत, यहाँ पर x को भूलना मत। गड़बड़ यही हो जाती है कि 5 + 1 आपने 6 कह दिया, फिर 13 मल्टीप्लाई करवा दिया, बट x भूल जाती है। इससे सारे एक ही रूट के प्लेयर है, वेरिएबल x वाले प्लेयर है, ठीक है। तो 16 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर भी कर लो, सिंप्लीफाई कर लो टू गेट दी आंसर। देयरफॉर x इज इक्वल टू 640 आपको प्राप्त होगा। सो x इज इक्वल टू 640 इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? तो एक बार कॉमेंट करके बता दो यस। बहुत ही प्यारा सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल था, ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने जो आ रहा है दैट इज अरे चलो अगला सवाल कहाँ पर हो तुम, बाहर निकलो। ये रहा, ये क्वेश्चन नंबर 6। इजी सवाल है, पता नहीं कुछ बच्चे इसको कठिन बना देते हैं। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला से स्टार्ट करो और फिर सोचो कि हमें क्या फाइंड करना है, तो आपके लिए इजी है, 30 सेकेंड्स में बन जाएगा। एवरेज ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 73 to 101। तो एवरेज क्या होता है? सम बाई टोटल। जब आप कह रहे हो ऑल दी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 73 to 101, तो याद रखना ये AP सीरीज है, 73, 74, 75 डॉट 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 अप टिल 101। तो पहला नंबर 73, आखिरी नंबर 101, AP सीरीज निकालना आसान है सम। यस, व्हाट इज द राइट आंसर? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक। क्यों? सबसे पहले सर जी हमने कह दिया दैट एवरेज इज इक्वल टू सम बाय टोटल। सम निकालना यहाँ पर AP सीरीज है, तो n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय टोटल। कितने प्लेयर? n प्लेयर ही होंगे। चलो तो n कैंसिल, n का मुखोटा बाहर, ठीक है, क्योंकि n की कोई ज़रूरत नहीं है। a जो है वो पहला टर्म है 73, tn जो है वो आखिरी टर्म है 101। तो ये आपस में कितना हो गया सर? ये 174/2 हो गया, जो है 87। चलिए ऑप्शन है बिल्कुल ठीक। आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। अच्छा सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। A farmer buys a cow and buffalo for ₹45,000. He sold the cow at a profit of 20% and the buffalo at a loss of 20%. If he sold both the animals at same price, then the cost price in rupees of the cheaper animal was A, B, C या D? क्या लगता है आपको? तो इसमें थोड़ा समय लगता है। सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस काव एंड बफेलो की दी नहीं है, तो मान लेते हैं काव की x है, बफेलो की y है। यहाँ से एक इक्वेशन बनाओ। फिर सेलिंग प्राइस यहाँ पर मिलेगी। फिर सेलिंग प्राइस के बीच में संबंध दिया है, जिससे x की वैल्यू y की वैल्यू निकालने के लिए हेल्प हो जाएगी, ठीक है। रेशो यहाँ से ना, और एक ऊपर एक और इक्वेशन है, तो दो अननोन, 2 इक्वेशन बन जाएंगे। फिर आप आराम से बता सकते हो दी कॉस्ट प्राइस ऑफ दी चीपर एनिमल वॉज। अब चीपर आपको पता नहीं है काव है या बफेलो, दोनों निकाल लो। उसमें जो कम प्राइस का होगा वो आपका चीपर एनिमल। सो यस द आंसर इज दिल्ली इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि सबसे पहले हमने कहा जो कॉस्ट प्राइस है ऑफ काव उसको हम मान लेते हैं x रुपीस। जो कॉस्ट प्राइस है बफेलो की उसको हम मान लेते हैं y रुपीस। इसके लिए जो टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ ना, देयरफॉर द टोटल कॉस्ट प्राइस x प्लस y वो हुआ उनके हिसाब से साथ में खरीदा गया था। देखो यहाँ पर अ फार्मर बाइज अ काउ एंड बफेलो, साथ में खरीदा गया था 45,000 रुपीज़ में, तो हमने भी साथ में खरीद लिया x प्लस y 45,000 रुपीज़ में। अब फर्दर वो कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस देखो यहाँ पर रिलेशनशिप दिया है। सेलिंग प्राइस ऑफ काउ डायरेक्टली नहीं दिया है, कहा कुछ यूँ है कि ही सोल्ड दी काउ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, यानी मुनाफा बना है। सेलिंग प्राइस बड़ा है, कॉस्ट प्राइस छोटा है, राइट, मुनाफा बना है। सो सीपी ऑफ काउ कितना है? सीपी ऑफ काउ x है और आपने ज़्यादा में बेचा है, इसलिए 1 प्लस मुनाफा आपने बनाया है 20% का बनाया है, तो 20/100, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 0 कैंसिल, 1 ज़र 5 ज़र 6/5। जब ये रेशियो 6/5 आप देखते हो दैट इज़ 1.2 और x से मल्टीप्लाई करवा दो। अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो के बारे में। सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो इज कॉस्ट प्राइस ऑफ बफेलो जो है y, और उसने मुनाफा किया या घाटा किया? बफेलो बेचते समय बेचारे को घाटा हो गया 20% का घाटा हो गया, यानी हमको कहना पड़ेगा दैट 1 माइनस 20% का लॉस, सो 20/100। तो ये कितना होता है? 0.8। तो 0.8 y ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। ठीक, यहाँ तक तो ठीक। अब आगे लेकर चलता हूँ। अब बात करते हैं कि ये कह रहे हैं दैट ये जो सेलिंग है ना एनिमल्स की, काव और बफेलो, दोनों का प्राइस सेम है,
इट इज़ एट द सेम प्राइस, यानी 1.2x और 0.8y सेम टू सेम है इनके हिसाब से, एज पर दी क्वेश्चन। इनका ये कहना है दैट 1.2x इज इक्वल टू 0.8y। तो अगर आप रीअरेंज कर लोगे x बाय वाई दैट इज इक्वल टू 0.8 डिवाइड बाय 1.2, अगर मल्टीप्लाई कर लोगे 10 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आपका रेशियो 2/3 बन रहा है। देखो ये रेशियो आपको मिल गया, टोटल आपको पता है, रेशियो एज अ पार्ट ऑफ टोटल का कॉन्सेप्ट अगर आप लगा लोगे तो उत्तर आ जाएगा। तो क्या आया उत्तर, जल्दी से बता दो। सबसे पहले अगर आपको देयरफॉर अगर x निकालना है, मैं लिख देता हूँ रेशियो as part of total concept का अगर इस्तेमाल कर लो तो जो आंसर आ रहा है दैट इज x निकालने के लिए उसके सामने वाला प्लेयर 2, डिनोमिनेटर में 2 + 3 5 इंटू टोटल कितना था 45 रुपीज़ दिया गया था, सो 45,000 दिया गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आंसर आ रहा है सर? सिंप्लीफाई करने के बाद 18,000 आ रहा है। तो y कितना होगा? y तो आपका देखो ना 45,000 में से 18,000 आपने ऑलरेडी चुका दिए, तो बचे हुए पैसे कितने हो गए? 27,000। तो अगर ध्यान से देखें x हमारा था काव सस्ते में खरीदी गई थी और जो बफेलो है वो महंगे में खरीदा गया था। तो ये आपका आंसर हो गया, दिस इज़ द आंसर। वो जानना चाहते थे दैट मिनिमम प्राइस में किस एनिमल को खरीदा गया था, सो दिस इज़ अ चीपर एनिमल। ठीक है, चीपर मनी गिवन टू दी एनिमल। तो यहाँ पर चीपर एनिमल इन द सेंस, यहाँ पर चीपर कॉस्ट है ना, लिख देता हूँ नहीं तो गलत फहमी हो जाएगी। चीपर कॉस्ट ऑफ एनिमल एंड यस 18,000 इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, चेक इट आउट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्या उत्तर होगा? ये भी अच्छा सवाल है। 2 numbers are 20% and 25% lesser than a third number. By how much percentage is the second number to be enhanced to make it equal to the first number? इसको भी 1 मिनट लगेगा। 1 मिनट का वैसा नहीं है, बट अगर आप सोचो कि 3 नंबर है x y z और यहाँ पर हमेशा थर्ड नंबर से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो पहला नंबर 20% कम है, सो z इंटू 1 - 20/100। दूसरा नंबर 25% से कम है कंपेयर टू थर्ड नंबर। ठीक है, तो अगेन z इंटू 1 - 25/100। तो आपको इक्वेशंस मिल रहे होंगे। अब जैसे इक्वेशन मिल गए, अब मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू सम 100, ऐसा मान लेते हैं। तो आपको x y z सबकी वैल्यू मिल गई। अब उसके हिसाब से आप देखो बाय हाउ मच परसेंटेज इज द सेकेंड नंबर टू बी एनहांस टू मेक इट इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। पर कंपेरिजन परसेंटेज मांगा गया है, सो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये करना पड़ेगा टू गेट द आंसर। सो द यस राइट आंसर इज 6.67%। क्यों? चलिए देखते हैं अगले स्लाइड में। सबसे पहले 3 नंबर जो हमारे हैं वो है x y z। ठीक है, तो x जो है वो थर्ड नंबर के कंपेयर में 20% छोटा है, सो 1 - 20/100, तो ये आपके पास 0.8 z। y जो है आपका z इंटू 1 - 25/100, यानी ये आपके पास है 3/4 z। ठीक है, जो 0.75 z के आसपास है। चलिए, और अब अगर हम ये मान लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 100, तो x कितना हो जाएगा? सर ये 100 से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर बाद में x हो जाएगा 80। अगर यहाँ पर 0.75 z आप कह रहे हो, z को 100 रख दे तो ये 75 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर वो कह रहे थे बाय हाउ मच परसेंटेज द सेकेंड नंबर टू बी एनहांस्ड टू बी इक्वल टू द फर्स्ट नंबर। ये सेकेंड नंबर को कितने से एनहांस करना है? 5 से एनहांस करना है ना, तो न्यूमरेटर में 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखना, परसेंटेज वो चाह रहे थे एनहांस जो आपको करना है वो 5 से करना है, क्योंकि आपको 80 तक पहुंचना है। आप फिलहाल 75 पर हो और डिवाइड बाय आप 75 पर हो इंटू 100, तो यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 6.67%। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर। बात समझ में आ गई तो एक बार कमेंट करके बता दो यस। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। अच्छा सवाल, टाइम, oh, speed distance time. I like these questions.
Two cars A and B travel from one city to another at a speed of 40 and 50 km per hour respectively. If car B takes 2.5 hour less time than car A, क्योंकि कार B की स्पीड ज़्यादा है, कम समय लेता है ना, फॉर दी जर्नी, देन द डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द टू सिटीज़ इज़ वॉट. चलिए, दो स्पीड दिया है, समय के बारे में यहाँ पर डिफरेंस कहा गया है. चलिए, डिस्टेंस तो सेम ही होता है, डिस्टेंस तो सेम ही है, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस निकालना है, जो बड़ा आसान मामला है. व्हाट इज़ द आंसर? सो यस, द राइट आंसर इज बॉम्बे. बॉम्बे क्यों सही है, ध्यान से देखना. सबसे पहले हम कहेंगे दैट स्पीड ऑफ ए दिया गया था 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बी दिया गया है 50 किलोमीटर पर आवर, राइट. समय के बारे में बात करें तो जो कार बी है वो कम समय लेती है कंपेयर टू कार ए और 2.5 आवर बचा देती है, इसलिए कार ए का समय ज़्यादा, कार बी का समय कम, डिफरेंस यहाँ पर 2.5 आवर्स का आ रहा है. बट आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो यहाँ पर हमको कहना है कि डिस्टेंस तो सेम ही है, स्पीड यहाँ पर ए की हो जाएगी, डिस्टेंस तो सेम है, स्पीड बी की हो जाएगी, और जहाँ पर 2.5 आवर. देखो यार, यूनिट बहुत प्यारा है, कई यूनिट पर यहाँ पर ट्रैप नहीं है, फटाफट से स्पीड सब्स्टिट्यूट कर दो और डिस्टेंस किलोमीटर में निकाल दो, ठीक है. तो जैसे ही हमने स्पीड को सब्स्टिट्यूट किया तो क्या उत्तर आया, डी कॉमन लिया जाए, 1/40 माइनस 1/50 दैट इज इक्वल टू 2.5. देयरफॉर डी इज इक्वल टू हाउ मच, 2.5 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइड बाई 50 माइनस 40 जो है 10. तो यहाँ पर डिस्टेंस आपका आ रहा है 500 किलोमीटर, ठीक. चलिए, तो 500 किलोमीटर आपका सही आंसर, बॉम्बे बिल्कुल ठीक. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 10. इजी सवाल पूछ लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट से. एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इन परसेंटेज पर एनम विल अ सम ऑफ 72,000 रुपीज बिकम्स 95,220 इन 2 years. तो क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट कि 2 साल में पैसे 72,000 से 95,220 बन जाते हैं. और वैसे ये एनुअली की कहानी है, पर एनम की कहानी है, तो कुछ ट्रैप वैप नहीं है. मज़ा तो तब आता जब पूछते कि क्वार्टरली कंपाउंडेड, हाफ ईयरली कंपाउंडेड, अगर ऐसा कुछ होता तो मज़ा आ जाता, बट ऐसा कुछ नहीं है. सो यस, द राइट आंसर इज दिल्ली. दिल्ली क्यों सही है, क्योंकि ध्यान रखना, सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी चल रही है कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट की, इसलिए जो फाइनल अमाउंट होता है दैट इज़ प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 + r/100 दी होल पावर t. तो आपका जो फाइनल अमाउंट बना था दैट वाज 95,220. इनिशियली आपने 72,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए थे, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता नहीं है, बट आपको ये ज़रूर पता है कि 2 साल के लिए पैसे रखे थे. तो यहाँ पर अगर आप रीअरेंज कर लो तो 1 + r/100 दी होल पावर 2 दैट इज इक्वल टू 95,220 डिवाइड बाई 72,000. कैंसलेशन के बाद जो कहानी बचती है दैट इज़ 13225 डिवाइड बाई 10000. अब जैसे आप देख सकते हो स्क्वायर रूट में आंसर आने वाला है, तो कितना आंसर आ रहा है, 1 + r/100 स्क्वायर रूट करने पर ये बन रहा है सर जी 115 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है. तो क्लियर कट आंसर आप देख सकते हो. अगर आप रीअरेंज करके सॉल्व कर लो, 100 + r इज इक्वल टू 115, तो r आपका बन रहा है 15%. सो दिस इज द आंसर, r इज 15%. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11. If 5x/2 minus 4/3 into 9x/2 minus 6 is equal to minus x/2, then what is the value of x? बहुत आसान सवाल है, 30 सेकंड के अंदर बन जाएगा. A B C या D,
ये है ही क्या, लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में कोई तकलीफ नहीं होती है, फटाफट से अंदर मल्टीप्लाई करो, एक्स की कहानी एक साइड, कांस्टेंट की कहानी दूसरी साइड, और आंसर आपके सामने आ जाता है। सो व्हाट इज़ द आंसर? द राइट आंसर इज ऑप्शन कलकत्ता, सी बिल्कुल ठीक है। क्यों ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सर जी हमको यहाँ पर दिया है 5x/2 माइनस 4/3 इंटू 9x/2 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू -x/2। ठीक, अब यहाँ पर सर जी 5x/2 ये जब अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 1 जार 3 3 जार 4 3 जार 12x/2, ये जब अंदर जा रहे हैं तो यहाँ पर बन रहा है प्लस 3 1 जार 3 2 जार 4 2 जार 8 और यहाँ पर -x/2। तो x की कहानी एक साइड जहाँ पर हमको 2 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, ये माइनस यहाँ पर जाएगा तो प्लस x हो जाएगा डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू -8। ऑब्वियसली यहाँ पर एक नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट इज नेगेटिव 6x/2 दैट इज इक्वल टू -8। नेगेशन सब जगह से कट जाएगा, x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 1 जार 2 3 जार x इज इक्वल टू 8/3। यस, दैट इज द राइट आंसर, इसलिए यहाँ पर कलकत्ता ठीक है। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12। आपका समय शुरू होता है अब। If a cube minus b cube is equal to 56 and ab is equal to 8, then what is the value of a minus b? 7 6 1 2, क्या होगा सही उत्तर? अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे सर हम तो ये a माइनस बी दी होल क्यूब का एक्सपांशन करेंगे, करने के बाद सर जी हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। थोड़ा कठिन मामला है, कठिन मामला। इससे इजी भी एक तरकीब हो सकती है जो है एनालिसिस, कि 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए और उसी 2 नंबर का अगर मैं इंडिविजुअल क्यूब करके बीच में सब्ट्रैक्शन कर लूँ तो फिर आंसर 56 आना चाहिए। सोचो ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, जैसी वो कॉम्बिनेशन आपको मिल जाए आंसर अपने आप आ जाए। सो यस, द राइट आंसर इज दिल्ली। दिल्ली क्यों ठीक? क्योंकि सर जी सबसे पहले हमने कहा कि इन्होंने दिया है a क्यूब माइनस बी क्यूब दैट इज इक्वल टू 56, फिर कहा है a इंटू बी दैट इज इक्वल टू 8। तो कंक्लूजन ये बना कि a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 2, 4 इंटू 2 इज 8, 4 क्यूब इज 64, 2 क्यूब इज 8, सब्सट्रैक्शन कर लो तो 56 आ जाता है। करेक्ट? अगर हाँ बात ठीक तो यार कंक्लूजन आपका ठीक। देयरफॉर a माइनस बी जानना चाहते थे, 4 माइनस 2 द आंसर इज 2, डन एंड डस्टेड, द राइट आंसर इज दिल्ली। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। बहुत ही बढ़िया सवाल, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब आने वाला है जल्द, आपका समय शुरू होता है अब। 4 times a fraction is greater than its reciprocal by 15/28. What is the fraction? A, B, C या D? तो सर वो फ्रैक्शन को x मान लो, a मानना है a मान लो, कोई भी एक वेरिएबल मान लो, इक्वेशन क्रिएट करो। जैसे अगर मैं a मान लेता हूँ तो 4a इज इक्वल टू ग्रेटर है ना 15/28 से, ठीक है। कौन? 4 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 4a इज इक्वल टू 1/a प्लस 15/28। इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर निकाल लो। व्हाट इज द आंसर? सर 2 आंसर आ रहा है, क्वाड्रेटिक है तो आना भी चाहिए, उसमें से एक आंसर कौन सा मैच हो रहा है? सर वो 4/7। सर वो कलकत्ता को देखो, कलकत्ता बिल्कुल ठीक लग रहा है। यस, कलकत्ता इज़ द राइट आंसर। चेक इट आउट। सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर हमने फ्रैक्शन को a मान लिया तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से 4 टाइम्स फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/a प्लस 15/28। 28a से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करो तो 112a स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 28 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 15a बच जाएगा। रीअरेंज कर लो, 112a स्क्वायर माइनस 15a माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 0। एक तरीका है श्रीधराचार्य इक्वेशन टेक्निक, दैट a इज इक्वल टू मतलब रूट निकालना है, देन दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जो आपने बचपन में भी किया है, वहाँ से आंसर निकालो। या फिर अगर माइनस माइनस है तो माइनस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। सो 64a प्लस 49a
-28 दैट इज इक्वल टू 0। अगर ध्यान से देखें तो इसमें से क्या कॉमन निकाला जा सकता है सर? 16a कॉमन निकाला जा सकता है। अंदर कौन बचेगा? 7a - 4। यहाँ से कौन कॉमन निकाला जा सकता है सर? 7 को कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर क्या बचेगा? 7a - 4। अच्छा सर 7a - 4 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है, निकाल लो कंप्लीटली बाहर, अनकॉमन रह जाएंगे अंदर, और फिर आप कह सकते हो दैट 7a - 4 अनकॉमन अंदर, ठीक है। 16a + 7 दैट इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेट कर लो 0 से, इसको इक्वेट कर लो, 2 आंसर आ जाएगा। देयरफॉर हमको कहना है अगर 7a - 4 इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू 4/7 है। वही अगर 16a + 7 बराबर 0 है, जो ऑप्शन में नहीं था, तो आंसर हो जाता। अगर हो जाता तब ये भी आंसर हो जाता। तो दोनों आंसर ठीक है, फिलहाल हमको ये चूज़ करना है, ठीक है। चलिए, तो 4/7 इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 14, इजी सवाल। ये तो 30 सेकंड वाला सवाल है, क्योंकि सब कुछ दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? क्या आप बता सकते हो सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इफ फर्स्ट टर्म इज -9 एंड लास्ट टर्म इज 51? ऑब्वियसली इससे इजी सवाल कोई हो सकता है? तो फ्री के मार्क्स है, तो 20 सेकंड के अंदर बन जाएगा। ऐसे सवाल आपको छोड़ने नहीं होते एग्जाम में। सो यस, द आंसर इज 97 और 336 और 57 और 108। आंसर इज बॉम्बे 336। क्यों तो इधर ही हो जाएगा, अगली स्लाइड में जाने की ज़रूरत भी ना है। चेक इट आउट। सबसे पहले आपको चाहिए, अगर ये एपी सीरीज़ है और आपकी डिमांड है कि आपको चाहिए S16, तो वो होगा 16/2 n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पहला टर्म -9, लास्ट टर्म 51। सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा 8 × 42। यस, द आंसर इज 336। बॉम्बे बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, चेक इट आउट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द रिफ्लेक्शन पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट 2, -4 इन द लाइन y इज इक्वल टू 1? तो ये 30 सेकंड का सवाल है। क्या वो होगा 2,6 या 0,4 या -2,6 या 0,-4? तो कभी x के अबाउट पूछ लेते हैं, कभी y के अबाउट पूछ लेते हैं। देखो, अगर y के अबाउट पूछेंगे तो क्या चीज़ करिया का यहाँ पर जा रहा है, तो क्या चीज़ सार्थक रहेगी? ये y के अबाउट नहीं होता है वैसे। ये लाइन क्या है? ये लाइन है कि अगर x इज इक्वल टू a हो जाए तो देखो वो a फिक्स, फिर y कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बट आपसे कोई कहता है लाइन y इज इक्वल टू 1, तो कहानी इस प्रकार से हो जाती है, y को 1 होना है, x कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव, x कुछ भी हो सकता है। तो सर अगर इसके अबाउट कभी भी आप मिरर करोगे तो x का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा। हाँ, तो x का पोजीशन चेंज नहीं होगा, उधर ही बात खत्म हो गई। 0, -2, 0, तुम सब जगह x की पोजीशन चेंज कर रहे हो, x का पोजीशन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको नोट करना है दैट सिंस मिरर अबाउट लाइन y is equal to y means x is unchanged, therefore only option A is correct। ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड है कि आप एक्चुअली फिगर बनाओ और फिर वहाँ से आंसर बताओ, ठीक है। तो ये एक और मेथड भी आपको मैं बता देता हूँ दैट हमारे पास ये एक्स एक्सिस, ध्यान से देखना, और ये वाई एक्सिस, अब वो कह रहे हैं हमारे पास एक लाइन है y इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये y इज इक्वल टू 1, y को तो 1 होना ही है, बट x कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। अब फर्दर वो कह रहे हैं x में 2, y के अंदर -4, वो तो पॉइंट नीचे आ गया, इधर कहीं पर आ गया। अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, x में तो 2 है, ठीक है, बट y में -4 यहाँ पर मान लेते हैं, तो ये है 2, -4। अब आप चाहते हो कि इसको मिरर की तरह एक्ट करवाया जाए। अगर ये मिरर की तरह एक्ट करेगा तो ध्यान से देखना, ये वाला जो आपका डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ऊपर वो ट्रैवल करेगा, ठीक है। तो कितना डिस्टेंस हुआ? ये -4 था, ये 0 था, ये 1 था, तो यहाँ पर 4 और ये 1, 5 यूनिट आपको यहाँ पर ट्रैवल करना है। आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक का
5 यूनिट्स का फासला है, ठीक है। अगर 5 यूनिट्स का फासला है तो हमको भी ऊपर 5 यूनिट्स जाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। सो द आंसर इज x तो बदला नहीं, x तो 2 का 2 ही रहा, बट y जो है वो 5 यूनिट की यात्रा, 1 से अगर 5 यूनिट की यात्रा आप करोगे तो 6 पर पहुँचोगे। सो 2,6 इज़ द आंसर, 2,6 इज ऑप्शन है। तो ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप जा सकते हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, ट्राई इट आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ये भी आसान है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स? डिस्टेंस फॉर्मूला 30 सेकेंड्स। क्या आंसर 13 है, 12 है, 11 है, 10 है? दिस इज 23 नवंबर 2017, शिफ्ट 1 पेपर, मॉर्निंग का सेशन था। अक्सर मॉर्निंग और इवनिंग के जो सेशंस होते हैं उनके सवाल सिमिलर होते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं होते, कंसेप्ट्स सिमिलर होते हैं। लगता है साथ में बैठ करके ही बनाते हैं। चलो, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों ठीक है? ध्यान से देखना, इधर ही सॉल्व हो जाएगा। एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला, एज पर द डिस्टेंस फॉर्मूला हम कह सकते हैं द आंसर इज स्क्वायर रूट, इसका और इसका सब्ट्रैक्शन कर लो। सो 3 + 3 द होल स्क्वायर, प्लस इसका और इसका सब्ट्रैक्शन कर लो, -6 - 2 द होल स्क्वायर। बस आ गया आंसर। स्क्वायर रूट यहाँ पर 6 स्क्वायर दैट इज 36, फिर यहाँ पर कितना है 8 स्क्वायर दैट इज 64, स्क्वायर रूट 100 दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 आपका आंसर है। तो 13 किसने कहा? फिर ऑप्शन ए गलत हुआ, 13 इज नॉट द आंसर, सॉरी माय बैड, द आंसर इज 10। ठीक है, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच हैज 4 एज x इंटरसेप्ट एंड -6 एज y इंटरसेप्ट? बताना क्या होगा उत्तर। तो ये भी इजी है। इक्वेशन ऑफ अ लाइन y - y1 अपॉन y2 - y1 दैट इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। झटाक करके आंसर आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन कर लो, 2 पॉइंट दिया है, एक बार x को काट रहा है, एक बार y को काट रहा है, 2 इंटरसेप्ट आपको मिल जाएंगे, आंसर आपके सामने। फिर सो व्हाट इज द आंसर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सर जी। यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 3x - 2y दैट इज इक्वल टू 12। कैसे किया सर? उन्होंने कहा था कि हमारा जो लाइन है वो काट रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये x एक्सिस है और अगर ये y एक्सिस है तो इनके हिसाब से अगर ये पॉइंट 0 है तो एक बार x को काटता है 4 की तरफ, एक बार y को इंटरसेप्ट करता है -6 की तरफ, और ये इंटरसेप्ट करता है, 2 पॉइंट हमको मिल गए, ज्वाइन कर लेंगे तो यही हमारा लाइन हो गया। अगर यही आपका लाइन हो गया तो ये कहना क्या चाहता है? कोऑर्डिनेट क्या है? ये कोऑर्डिनेट है कि अगर x में 0, y के अंदर -6, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है x के अंदर 4, y में 0। ठीक है, बस इस पर आपको फोकस करना है। ये जो पॉइंट है वो 0, -6, ये जो पॉइंट है दैट इज 4, 0, बस बात खत्म। इक्वेशन ऑफ लाइन रेडी हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 अपॉन y2, ध्यान से देखना, y2 - y1 दैट इज इक्वल टू x - x1 अपॉन x2 - x1। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर आपके सामने। अगर इसको x1 y1 मान ले, इसको x2 y2 मान ले, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा y माइनस ऑफ -6 जो हो जाएगा y + 6 डिवाइड बाई 0 + 6 दैट इज इक्वल टू x - 0 डिवाइड बाई 4 - 0। सिंप्लीफाई कर लो, द आंसर इज 3x - 2y दैट इज इक्वल टू 12। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसमें कोई दिक्कत किसी को भी नहीं आनी चाहिए, फ्री के मार्क्स है। ठीक, चलिए आगे लेकर चलता हूँ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, अच्छा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो मैं मानता हूँ पूरे पेपर में ये एक ठीक क्वेश्चन है, जहाँ पर रैंकर डिसाइड होता है, जहाँ पर कट ऑफ डिसाइड होता है।
Question number 18 is triangle ABC is a right angled at B. BD is an altitude. If DC is equal to 5 centimeter, AD is equal to 40 centimeter, what is the value of BC in centimeter? विराट कोहली आपको पहचानना है क्या? ABCD कौन है विराट कोहली इसमें से? 12, 18, 15, 16. लास्ट 30 सेकेंड्स. यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है सिमिलर ट्राइंगल्स का. SAS साइड एंगल साइड, सिमिलर ट्राइंगल्स. थियरम होते हैं अलग अलग. एंगल एंगल एंगल. चलिए, सो व्हाट इज द आंसर? द राइट आंसर इज 15 कलकत्ता. क्यों कलकत्ता? सबसे पहले डायग्राम बनाओ. ABC जहाँ पर B पर 90 डिग्री है, तो जैसे ही सर जी हमने बनाया वो डायग्राम, उसके बाद उन्होंने कहा कि BD जो है वो अल्टीट्यूड है. तो ये था ABC, BD हमारा अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड कभी भी बाइसेक्ट नहीं करता है. कुछ बच्चों को लगता है अरे सर जी बाइसेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है. अल्टीट्यूड कभी बाइसेक्ट नहीं करता है. ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं. ये 90 डिग्री और BD जो है अल्टीट्यूड वो परपेंडिकुलर होता है ऑपोजिट साइड से, तो वो BDC भी 90 डिग्री. चलो यहाँ तक तो बात समझ में आती है. फिर कह रहे हैं DC 5 है, AD 40 है. अरे क्या कह दिया इन्होंने? DC 5 और AD 40. हमारे डायग्राम में तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, बट है, फॉर नाउ मान लेते हैं अगर ऐसी बात है. तो अब आप पूछ रहे हो BC कितना होगा, कैसे करें सर जी? एक गिवन डेटा में हम कैसे इन चीज़ों को निकाल सकते हो. फोकस करो. अगर BDC में से अगर BD मिल जाए तो BC मिलना आसान हो जाता है. नहीं, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है क्योंकि यहाँ पर BD अल्टीट्यूड है, तो इसने दो ट्राइंगल सिमिलर बना दिए, ये और ये ट्राइंगल. बट कैसे बनाया है सिमिलर? ये वाला एंगल सेम नहीं है, ये वाला एंगल सेम है. सिमिलरली ये वाला एंगल सेम है. तो SAS कॉन्सेप्ट के हिसाब से, SAS सिमिलरिटी के हिसाब से हम कह सकते हैं दैट ट्राइंगल ADB इज सिमिलर टू ट्राइंगल BDC. देखना, ADB इज सिमिलर टू BDC. ठीक, अब अगर ये सिमिलर है तो आपको पता ही है उसका रेशियो जो साइड्स का होगा वो भी प्रोपोर्शन में होगा. सो AD बाई BD इज इक्वल टू DB बाई DC. इसमें से क्या क्या चीज़ पता है? सर जी AD पता है 40. अच्छा जी, बिड्डी नहीं पता है. ये भी बिड्डी है, ये भी नहीं पता है. अच्छा DC पता है सर 5. अच्छा, तो बिड्डी अब पता लगा सकते हो. बिड्डी स्क्वायर इज इक्वल टू 40 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 200. चलो BD स्क्वायर 200 ही रखते हैं. अब यहाँ पर फोकस करते हैं ट्राइंगल BDC पर. जैसे ही ट्राइंगल BDC पर फोकस किया तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है. सो इन दी राइट एंगल ट्राइंगल BDC हम कह सकते हैं हाइपोटेनियस जो था BC स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द अदर साइड का समेशन. तो यहाँ पर BD स्क्वायर प्लस दूसरा साइड कौन सा है? DC. सो DC स्क्वायर. चलिए, तो BD अभी निकाला था. BD स्क्वायर कितना है? 200. DC तो दिया था 5 क्वेश्चन में, तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा. सो फाइनली 200 प्लस 25 ये हो गया 225. अरे इसका तो स्क्वायर रूट निकलता है सर जी, परफेक्ट स्क्वायर रूट है. 15 आंसर आ गया. सो यस, द आंसर इज 15 विच मीन्स द राइट आंसर इज कलकत्ता. चलिए आगे लेकर चलता हूँ. अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा. ट्राई इट आउट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. क्या है सर जी? सवाल बताइए. ट्रिग्नोमेट्री का सवाल, बहुत ही आसान सवाल. ये आप बना लोगे 30 सेकेंड के अंदर. आपको निकालना है x की वैल्यू क्या होगी अगर x आपका √3 साइन 30 डिग्री माइनस 1 बाई √2 कोसेक 45 डिग्री हो तो. सर साइन 30 डिग्री ऑफ होता है. कोसेक का तो टेबल याद नहीं सर जी, कोसेक का टेबल याद नहीं, तो साइन में कन्वर्ट कर लो. 1 बाई साइन 45 डिग्री ये याद है सर जी. 1 बाई √2 होता है. चलो सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा. सो व्हाट इज द आंसर? A, B, C और D. सर द आंसर इज दिल्ली. मिल गया हमको, आंसर मिल गया. यस, द आंसर इज दिल्ली. क्योंकि अगर आप चेक करो तो सबसे पहले तो हम इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू √3 साइन 30 डिग्री माइनस 1 बाई √2 कोसेक की जगह हम कहेंगे 1 बाई साइन 45 डिग्री.
ठीक, तो यहाँ पर √3 इंटू साइन 30 डिग्री कितना होता है, हाफ, और साइन 45 डिग्री 1/√2, तो ये ओवरऑल जो होगा 1/1/√2, सीधा √2 हो जाएगा। ठीक, ये कैंसिल कैंसिल, बट इनको कैंसिल में शायद मज़ा नहीं आ रहा है। सर जी इनको कैंसिल में मज़ा नहीं आ रहा है, ये चाहते हैं कि आप सिंप्लीफाई करके आंसर बताइए। तो ठीक है, √3 - 2 डिवाइड बाई 2, ये हमारा आंसर। क्या ये आंसर मौजूद, दिल्ली में मौजूद, दिल्ली बिल्कुल ठीक। चलिए आगे लेकर चलता हुआ अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आसान सवाल है। ट्राइंगल DEF इज अ राइट एंगल एट E, एंगल D इज 30 डिग्री, तो 30 90 30 60 90 का खेला। व्हाट इज द लेंथ ऑफ DE इन सेंटीमीटर इफ EF इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर, ABC या D। ये तो 20 सेकेंड का सवाल है ना, डायग्राम बना लो, उधर ही आंसर मिल जाता है। तुम चाहते हो कि हम फाइंड करें DE, तुम चाहते हो, तुमने दे दिया हमको EF, तो EF का इस्तेमाल करते हुए निकाल लेंगे tan थीटा की मदद से, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बात खत्म। सो व्हाट इज द आंसर, सर द आंसर इज A। कैसन, चेक करो सर जी, ये रहा। सबसे पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे, इनके हिसाब से हमारे पास था DEF और E की जगह पर राइट एंगल था। फिर वो कह रहे हैं कि एंगल D जो है वो 30 डिग्री था, तो ऑब्वियसली हमको पता चल गया कि F का एंगल 60 डिग्री होगा। फिर वो कह रहे हैं कि जो tan, मतलब आपको निकालना था कि व्हाट इज़ दी DE साइड, है ना, DE साइड अगर आपको चाहिए, तो मैंने कहा यार tan थीटा से निकल सकता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट जो है FE क्वेश्चन में दिया गया था कि FE जो है वो है 4√3। तो बस बात खत्म, tan 60 डिग्री इंटू FE आपका आंसर आ जाएगा। tan 60 डिग्री इज़ √3, FE आपका 4√3, √3 3 बन जाता है, 4 इंटू 3 12 बन जाता है, 12 बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे लेकर चलता हुआ अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चलो ये सवाल तो इनका फेवरेट है, ये पूछना ही पूछना है। कोसेक दिया है, tan बताओ यार, थोड़ा सा कठिन मामला होगा, इतना आसान नहीं होगा। कोसेक दिया है, सर कोसेक की कहानी हमको अच्छी नहीं लगती, तो कॉज में कन्वर्ट कर लो, साइन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो कैसे होगा ये, सर ये रेसिप्रोकल साइन में आ जाएगा। चलो तो साइन में कर लो, साइन आ गया कॉज निकाल लो, कॉज आ गया तो साइन बाय कॉज कह लो, बात खत्म। So what is the answer, 24/7 और 7/25 और 24/25 या 7/24, A, B, C और D? Yes, the right answer is दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल ठीक है। आप, वो वाला आप पार्टी नहीं, तुम आप जीत जाते हो यहाँ पर, है ना। दिल्ली बिल्कुल ठीक, क्योंकि कोसेक की कहानी दी गई है तो साइन उसका रेसिप्रोकल होता है। साइन थीटा कितना होता है, रेसिप्रोकल कर लो तो 7/25 आ जाएगा। कॉज निकालना है तो रिलेशनशिप का इस्तेमाल कर लो कि कॉस स्क्वायर थीटा इज़ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर जो है दैट इज़ 49, 25 का जो स्क्वायर है दैट इज़ 625। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो 576 डिवाइड बाई 625, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट करने के बाद कॉस थीटा बन जाता है 24/25। तो साइन आपके पास, कॉस आपके पास, यार फिर काहे को टेंशन, डरने की क्या बात। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा है 7/25, कॉस थीटा है 24/25, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 7/24। डन एंड डस्टेड। मजा आ गया, समझ में आ गया तो बोलो यस। ताकि आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने DI से आ रहा है। तो DI से जब भी सवाल आता है मैं सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि पहले डायग्राम बना लो, ठीक है। ये पाई चार्ट हमारे पास, क्या है ये पाई चार्ट, हेल्दी लाइफस्टाइल की। अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, दी वैल्यू आर गिवन इन एन्यूलर डिग्रीज, है ना। तो यहाँ पर डिग्रीज में है, ये 360 डिग्री होती है पाई की, अलग अलग डिग्रीज यहाँ पर दे रखा है। स्टडी दी डायग्राम एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। विटामिन है आपका 8 डिग्री का, डायरी प्रोडक्ट्स है यहाँ पर, सॉरी डेयरी प्रोडक्ट्स है ना आपका 40 डिग्री का, प्रोटीन है आपका 20 डिग्री का, वाटर है 126 डिग्री का, वेजिटेबल्स है 54 डिग्री का, कार्बोहाइड्रेट है 112 डिग्री। तो जब अगर आपने ये पाई चार्ट बना लिया है तो अब 4 सवाल आपके सामने आएंगे। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ, हमको भी ज़रूरत पड़ेगी। और पहला सवाल अब देखते हैं इस पाई चार्ट से रिलेटेड। चलिए, इफ़ वी इग्नोर वाटर देन विच न्यूट्रिएंट इज टू बी कंज्यूम्ड द मोस्ट, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स,
प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स? बताना। सर वो आप वाटर को इग्नोर करने की बात कर रहे हो? वाटर जो सबसे बाहुबली था 126 डिग्री, उसके बाद जो आता है, अगर लॉजिकली भी देखे तो क्या आता है? क्या वेजिटेबल्स खाते रहते हो दिन भर, या डेयरी प्रोडक्ट्स खाते रहते हो दिन भर? नहीं। प्रोटीन्स नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, हाँ, मैदा, हाँ सर जी ये ज़्यादा खाते हैं। देखो देखो, जब पानी को हटाया जाए तो कार्बोहाइड्रेट ही ज़्यादा खाते हो, इसलिए 112 डिग्री जो था वो सेकेंड लार्जेस्ट था। सो दिल्ली इज़ द राइट आंसर। आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। आसान आसान से सवाल है, बिल्कुल भी कठिन मामला नहीं है, चेक कर लो। ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए, आपका समय शुरू होता है अब। मैं आपको दूंगा 30 सेकेंड, इतना ईजी है। द रिकमेंडेड प्रोटीन कंजम्पशन इज मोर इन परसेंटेज देन विटामिन बाय, ये कंपेरेटिव परसेंटेज है। तो परसेंटेज चेंज जब भी निकालना हो तो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, डिनोमिनेटर में दिक्कत आती है तो पिन पॉइंट वाला लॉजिक यूज करना। किसके ऊपर पिन पॉइंट किया गया है? प्रोटीन को विटामिन से कंपेयर किया गया है, तो विटामिन आना चाहिए डिनोमिनेटर में और आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना डिग्री आ रहा है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 80 डिग्री या 150 डिग्री? ओके, सो द टाइम इज अप। द राइट आंसर इज कितना? 150 डिग्री दिल्ली। क्यों? क्योंकि सर जी परसेंटेज मोर, परसेंटेज चेंज, राइट, इज फाइनल वैल्यू जो है प्रोटीन माइनस विटामिन डिवाइड बाय विटामिन से कंपेयर किया जा रहा है इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो प्रोटीन कितना था? 20 डिग्री। विटामिन कितना था? 8 डिग्री बटा 8 डिग्री इंटू 100। डिग्री की सारी कहानी खत्म हो जाती है, राइट। तो जो आंसर आ रहा है दैट इज 150 परसेंटेज, देयरफॉर दिल्ली इज करेक्ट। चलिए आगे लेकर चलता हूँ, अगला सवाल, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। चेक इट आउट। इफ रिकमेंडेड इंटेक ऑफ डेयरी प्रोडक्ट इज डबल्ड, then the ratio of recommended quantities of protein to dairy products would be what? तो अगर डेयरी को डबल कर दिया, फिर अगर रिकमेंडेशन दिया जाने वाला है प्रोटीन टू डेयरी प्रोडक्ट्स का, वो कितना होगा? 1:2, 4:1, 1:4, 2:1। डायग्राम आपके पास था ही, अगर डायग्राम भूल चुके हो तो याद दिलाना चाहता हूँ। डेयरी का जो यहाँ पर प्रोडक्ट था 40 डिग्री का रोटेशन था, और यहाँ पर जो प्रोटीन था वो 20 डिग्री का था। अब कर लो कैलकुलेशन, बता दो आंसर। तो टाइमर देने की ज़रूरत भी नहीं है, आंसर ऐसे ही आ जाता है। देखा सवाल नहीं कि सॉल्व कर दिया आंसर आ गया, रेशियो में क्या ही टाइमर देना। सो व्हाट इज़ द आंसर? सर द राइट आंसर इज़ 1:4। कैसन? सर सबसे पहले तो डेयरी प्रोडक्ट को डबल कर दिया। सो डेयरी प्रोडक्ट यहाँ पर हमारे पास पहले था 40, अब आपने डबल कर दिया तो ये हो गया 80। फिर आप जानना चाहते हो कि प्रोटीन डिवाइड बाय डेयरी प्रोडक्ट की कहानी अब कैसी है। प्रोटीन हमारे पास है 20, डेयरी प्रोडक्ट है 80, 1/4 हमारा आंसर। डन एंड डस्टेड। चलिए आगे लेकर चलता हुआ आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। इफ़ अ पर्सन वांट्स क्या होता है ना, वाट्स नहीं है ये, पर्सन शायद ईट्स है, उसको कुछ चाहिए वाया नहीं, वो बेचारा खा रहा है। इफ़ अ पर्सन ईट्स अ टोटल ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ऑल फूड ग्रुप्स इन 1 डे, देन द रिकमेंडेड क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक इन ग्राम शुड बी। ये अच्छा है। अगर वो 1 किलो खाना कंज्यूम कर रहा है तो फिर पानी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपको पता है ना, लाइफस्टाइल में पानी 126 डिग्री होना चाहिए 360 डिग्री के कंपेयर में। तो सर जी एक काम कर लेते हैं ना, एक फ्रैक्शन बना देते हैं। फिर आज में कितना भी डालो तुम, 10 ग्राम डालो, 100 ग्राम डालो, 1000 ग्राम डालो, किलो डालो, है ना, ट्रिलियंस जितना भी डालना है डालो। तो सर अगर फ्रैक्शन रहेगा तो आसान रहेगा कैलकुलेट करना। देख लो फिर पानी कितने रेशो का है, कितना उसका फ्रैक्शन है, एक बार वो मिल गया तो आंसर आ जाएगा। सो यस द आंसर इज बॉम्बे। बॉम्बे बिल्कुल ठीक। क्यों? चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हम टोटल देखें तो टोटल है 360 डिग्री। पानी की यात्रा अगर हम देखें तो पानी कितना है 126 डिग्री। तो यहाँ पर
रेशियो ऑफ वाटर कितना हो गया, 126 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री, डिग्री डिग्री कैंसिल, यहाँ पर 7/20 ये कहानी मिल रही है। अब अगर आप इनटेक करते हो 1 किलो का तो कितना ग्राम यहाँ पर पानी होना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर द आंसर इज 7/20 ये पानी का फ्रैक्शन है। आपने 1 किलो कंज्यूम किया यानी 1000 ग्राम कंज्यूम किया, तो यहाँ पर कट फुट करके जो आंसर आ रहा है 0 0 कटेगा, 2 1 जार, 2 5 जार, 0 जार, 7 5 जार 35 और एक 0 था, सो 350 ग्राम्स ये आपको पानी कंज्यूम करना पड़ेगा। सो बॉम्बे राइट है।